अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब भी। नाज़रीन, पीडीएम में वाज़े दरारें पड़ चुकी हैं। सेनेट और चेयरमैन सेनेट इंतखाबात होने के बाद पीडीएम की दो बड़ी जमातों ने लकीरें खींच ली। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो हम भी इस्तीफे देंगे, आसिफ जरदारी ने वाजे कर दिया। पीडीएम इजलास में मरियम नवाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में गर्मा गर्मी। मौलाना फजलुर रहमान कहां खड़े हैं? नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब का ब्यूरोक्रेसी में ग्रैंड ऑपरेशन करने का बड़ा फैसला। बड़ी बुरी शोहरत के हामिल और कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान और हुकूमती ओहदेदारान को वजीर आजम इमरान खान ने फारिग करने का बड़ा फैसला किया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे क्या पीटीआई यकसा निज़ाम तालीम लाने में कामयाब हो चुकी है। इसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पर हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद होंगे वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब भी। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आज पीडीएम के इजलास में हुआ, जिस तरह से मरियम और आसिफ जरदारी की आपस में अनबन हुई है और जिस तरह से थ्रेट दिया है उन्होंने कि हमारे दिए गए फैसलों पर अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो हम अलग हो जाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं अब आप? पीडीएम का फ्यूचर क्या है? मैं उन लोगों में से हूँ जो शुरू से कह रहे थे कि पीडीएम के अंदर एक इनहेरेंट फ्लॉ है। अच्छा। और इनहेरेंट फ्लॉ ये है कि उनके मुफादात जो है ना वो मुतजाद हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फजलुर रहमान साहब हैं वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट से बाहर हैं, पहली दफ़ा 30 साल में गवर्नमेंट से बाहर हैं। वो तो सारे सब कुछ गिर जाए और किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो जाए कि नए वाले में शायद उनकी कोई बेहतरी आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उनके पास बहरहाल एक सिंध में एक हुकूमत है और इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि बाकी सूबों में उनकी वो जान नहीं रही हुई। तो लेट्स से कि अगर नेक्स्ट सेटअप भी आता है तो मैक्सिमम उनको यही उम्मीद है कि सिंध में ही उनको हुकूमत मिलेगी। तो वो अपनी हाथ में हुकूमत को जो है उसके 2.5 साल क्यों ज़ाया करें। तो वो, और दूसरा आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी होती है कैरेट एंड स्टिक, गिव एंड टेक, कि इधर से प्रेशर बढ़ाया, इधर से उसको कैश कर लिया। और उनकी सूरत हाल भी ऐसे है कि उनको करना चाहिए कि उनका सारा कुछ जो है नहीं खोया हुआ उन्होंने। जबकि नून लीग की सूरत हाल ये है कि उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज। वो डेस्परेट हैं। उनके जो है ख़ानदान जो है आधा ख़ानदान उनका दौड़ा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ भी बाहर हैं, सागडार भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब की मरीम के अलावा बच्चे बाहर हैं। यहाँ पे मुकदमात हैं, उसके बाद जायदादों को ख़तरा है, पॉलिटिक्स को ख़तरा है। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से ये सिस्टम चाहे कोलैप्स कर जाए, जो है ना इसको हिलना चाहिए। ये इमरान खान को जाना चाहिए क्योंकि अगर ये गया तो उसकी नेचुरल जो बन रही है डाउनफॉल उसका उसके लिए अंजाम ठीक नहीं है। तो वो डेस्परेट हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ने ये भांप लिया इस चीज़ को और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जिस तरफ आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले दिन से एक बेवकूफ़ी नून लीग ने की थी और थोड़ा सा बिलावल साहब भी उस झांसे में आगे थे कि इस्तीफे देने चाहिए। और मैं आपको पता डे 1 से कह रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई एमपीए, कोई एमएनए, वो कोई नून लीग के भी एमपीए एमएनए 2-4 होंगे मुश्किल से, कोई भी इस्तीफा नहीं देना चाहता। क्यों दे भाई इस्तीफे? एक पैसा खर्च के आए हुए हैं 2.5-3 साल तक, एक साथ में एक झंडी लगी हुई है, ग्रीन नंबर प्लेट लेके चलाते हैं, इलाके में रोप डालते हैं। तो क्यों? तो वो अभी भी जो है ये सूरत हाल अगर होती है कि नून लीग ये जो अभी कह रही है कि इस्तीफे, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है बिल्कुल। और दूसरा, अगर लेट्स से कि ये नून लीग इस राह पे आगे चली भी गई तो उसमें आप देखें कि इनकी, मैंने कहा है ये पार्टी, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि पीडीएम भी टूटेगी और नून लीग भी टूटेगी। काफ़ी लोग होंगे जो नहीं इस्तीफा देंगे। अच्छा। अगर और फर्ज करें दे दें, ये बड़ी गलती कर जाएं, बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि सियासतदान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी देख रही है कि ठीक है, क्योंकि जाहिर है उसके बाद बाई इलेक्शन होंगे। ये वो तो नहीं है सिचुएशन कि जहाँ पे सारे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली उनकी मर्जी है वो नहीं डिसॉल्व करते, बाकी कोई असम्बलियाँ डिसॉल्विंग होती हैं। तो एक सिर्फ ये तो बाई इलेक्शन ये करवाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का फ़ायदा इसमें यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में आउट है। तो
तो Yes. उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी कम से कम नून लीग अगर बाइकआउट करेगी तो पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी, वो थोड़ी सी उनकी गुंजाइश बन जाती है, थोड़ा सा वो पंजाब में इन हो जाते हैं, कुछ सीटें ले जाएंगे जो है, कुछ हो सकता है वो इंडिपेंडेंट Possibility है। जीतते हैं, कुछ पीटीआई ज्यादा गवर्नमेंट में वो जीतेगी तो और वो करवा लेंगे। बाकी ये और किसी की खाम ख्याली है कि जनाब ये कोई लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद इस्तीफे इतनी ज़्यादा वो केओस होगा कि सारा सिस्टम बैठ जाएगा, वो नहीं होगा। वो इसलिए कि माजी में ये मुझे 35 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते, और 86 से लेके ऑनवर्ड तमाम ही जो कैंपेन्स हुई हैं एंटी गवर्नमेंट एंटी स्टैब्लिश, मुझे क्लोजली मौका मिला है उसको देखने का। एक सबक है उसका, खत लॉन्ग मार्चेस से हुकूमतें नहीं गई 1990s में, वो अपोजिशन के और इस्टेब्लिशमेंट के कलूजन जो है ना मिलाप से या जोड़ तोड़ से जो ना कुलिजन से मिली हैं। तो इस दफ़ा अगर वो कुलिजन नहीं है आपस में, वो बैकग्राउंड में उनके वो अगर गठजोड़ नहीं है, तो कोई लॉन्ग मार्च, कोई किसी किस्म का धरना, कोई किसी किस्म के हुकूमत को या सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, जो पिछले साल पीटीआई के धरने के अंदर ये शक रहता था कि हो शायद इसके पीछे जो है अंपायर की उंगली है। जब तक अंपायर की उंगली नहीं है तो ये जलसे, ये धरने, और ये वैसे ही आप देखिए ना अपनी पीक पे भी लूज कर गए। उस वक्त नहीं जब इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, हल्के फुल्के एक दो बड़े जलसे हो गए, पर ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को किसी स्टेज पे भी लगा कि गवर्नमेंट जा रही है, वो नहीं है। जबकि धरने के अंदर लगता था आज गई कल गई। लेकिन गवर्नमेंट खुद इस तरह के एक्ट कर रही है कि पीडीएम को एक एज मिल जाता है कि वो आके करें। जी अभी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अपने जो है ना इस तरह की गलतियां नहीं हैं जिससे कि पीडीएम को या अपोजिशन को मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल इनकी मैच हैंडलिंग एक आधे जलसे की जहां बड़ा इन्होंने गुजराले में जोर वगैरह लाया था, मगर हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स जो है ये यहाँ पे किसी की कोई फाइनल विक्ट्री नहीं हो रही। ये बड़े जिस तरह पेंडुलम स्विंग करता है ना लेफ्ट एंड राइट, ये होता है कि एक दफ़ा लगता है कि पीडीएम एक जलसा अच्छा हो गया, अगला बैठ जाता है, फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, लगता है कि पीडीएम में जान पड़ गई है, फिर संजरानी साहब का इलेक्शन हार जाते हैं, तो उसके बाद लगता है कि जी गवर्नमेंट मजबूत। इस वक्त जो है इस बड़ी दरार के पास मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो पहले भी कमज़ोर थी, अब वर्चुअली पीडीएम इज ओवर, पीडीएम खत्म हो गई, टूट गई है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा आप तो आज खुश होंगे कि पीडीएम में दरार पड़ गई है और जो अलहदा हो गया है। ये आपके जो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ज़राए के हवाले से जो बताई जा रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब मियाँ साहब आप खुद मुल्क में आएँ, हमें कह रहे हैं जेलों में जाने का, आप मुल्क से बाहर बैठे, आप वापस आएँ तो हम इस्तीफे देंगे। आप कैसे देखते हैं इसको कि ये क्या, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट? ये बड़ा रेयर होता है कि मैं आसिफ जरदारी के साथ किसी भी चीज पे एग्री करता हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है, बात तो सही की है कि वो जाके लंदन में बैठ के इनकलाब ला रहे हैं और पार्क लेन से वो एक चे गवेरा ऑफ पार्क लेन बने हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको कह रहे हैं कि जी जाएं, जाके जुलूस निकालें, रातों को सर्दियों में बाहर कैंप करें, धरने दें और खुद आराम से बैठे। मेरा ख्याल है कि जरदारी ने बिल्कुल सही बात की है। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली ये जो जरदारी साहब ने बात की है, ये जो इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी एक शाखसाना है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। पीपल्स पार्टी, और मैं ये तज्जिया कर रहा हूँ, हमारी तरफ से तो सभी एक बराबर है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि सिस्टम के अंदर रह के, क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध के अंदर, उनका एक स्टेक है सारी चीज में, तो वो समझते हैं कि जो भी मुकाबला कर रहा है हुकूमत का, अपोजिशन करनी, वो सिस्टम में रह के करनी चाहिए। फजलुर रहमान और मरियम और ये नून लीग वाले जो है ये डेस्परेट हुए हैं, इसलिए कि इनका लीडर जो है वो फरारी है, मरियम जो है वो कन्विक्टेड है, तो वो जो सारे हर चीज को नीचे गिराना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन तो है, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं चौधरी साहब ये आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपके ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी ने एकदम थोड़ा सा बैक पीछे चले गए हैं
और पीडीएम वर्चुअली लगता है कि बहुत बड़ी दरार आ गई है। तो क्या इसके वजह ये भी एक है कि नून लीग ख़ासतौर पे मरियम बीबी के पिछले दिनों ये जो स्पैट हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे गालियां दी गई और मुझे स्पैश करने के वो जो वाक़े का वो हुआ, वो उस वाक़े की वजह से कि ये लड़ाई ज़्यादा है या कुछ और है रीज़न? देखिए अगर मुझे कोई ऐसी कोई अंदरूनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट, जहां तक मेरा ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट तो कहीं भी किसी चीज में आगे नहीं है। तो बाकी ये है कि मरियम जो है ये इस किस्म के शोशे कि जी मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मेरी जान खतरे में है, फिर मियाँ साहब की जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, मियाँ साहब की जान खतरे में है, सारे पाकिस्तान में इन दोनों की जान खतरे में है और किसी की जान खतरे में है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे नहीं पता, कुछ ड्रामेबाजी भी है उसमें। बुनियादी बात वही है। चलें पार्टली ये आपके लिए तो चलें अच्छी खबर आ गई, मगर इट्स नॉट ओवर फॉर यू आल्सो कम्प्लीटली। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेनेट के 12 चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर अभी एक तलवार लटक रही है, उसका ये फैसला होना है कि वो क्या फैसला आता है। और बहस ये है कि आया ये सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में ये फैसला उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं है। मैं तजाज हसन साहब को सुन रहा था, वो ये GTV के ऊपर मुजाहिद बरेलवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जनाब इसकी माजी में भी एक प्रेसिडेंट है कि अहमद सईद कुरबानी साहब जो कि उस ज़माने में 1958 के अंदर इलेक्शन के अंदर उस पर बहस आई थी, तो उसमें अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि नहीं जनाब ये एब्सोलूट नहीं है। पार्लियामेंट की उस वक्त तो खैर पार्लियामेंट नहीं थी, प्रोविंशियल असेंबली थी, मगर वो ही उसी तरह ही कई स्पीकर को चेयरमैन समझ लें, तो ये फैसला था कि नहीं ये किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं एतजाज साहब के इस इंटरप्रिटेशन को? पुराने आपको पता है बड़े मायनाज किस्म के वकील भी हैं, लेजिस्लेचर भी रहे हुए हैं। देखिए मैं एतजाज हसन साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े मायनाज वकील हैं और अच्छे वकीलों की तरह उनको प्रेसिडेंट्स की भी पता है, पहले कौन से फैसले हुए उनके बारे में भी इल्म है, तो इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो बड़ी जो मुझे एज ए नॉन स्टूडेंट ऑफ लॉ जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि जो 7 वोट कैंसिल हुए यूसुफ रज़ा गिलानी के, वही 7 वोट जो थे वो मिर्जा अफरीदी को मिले डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में। तो इससे आपको जो वोटर की इंटेंट पे जो बहस है ना, देखिए ना सारी बहस पीपल्स पार्टी की क्या है, सारी बहस पीपल्स पार्टी में है कि जी वोटर की इंटेंशन को देखना चाहिए। अगर वोटर की इंटेंशन को देख रहे हैं तो वो तो आपको नजर आ गई कि जी डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में उन्हीं 7 लोगों ने मिर्जा अफरीदी को वोट दिया। तो इसके मतलब ये है कि उनका इंटेंशन राइट फ्रॉम स्टार्ट ये था कि हमने अपना वोट जो है खराब करना है और वो सर्कमस्टांशियली साबित हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्टली लीगल बहस के जी मोर कहाँ लगानी है और कहीं नहीं लगानी, सर्कमस्टांशियली इट्स वेरी क्लियर कि ये 7 लोग जो थे इन्होंने अपनी पार्टी के से बगावत की या पार्टी के खुफिया इशारे पे, ये भी हो सकता है कि खुफिया इशारा हो और खुफिया इशारे से कुछ लोगों ने वोट दिए हो, तो सारी चीजें वो आपका व्यू बिल्कुल ये एक बिल्कुल व्यू है। अल्टीमेटली तो जाहिर है अदालतों ने इसका फैसला करना है। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि डिप्टी चेयरमैन में जिस तरह 154 वोट पड़ गए, तो लेट्स से कि अगर गिलानी साहब ये उनके हक में अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है और गिलानी साहब चेयरमैन बन भी जाते हैं ये 7 वोट डाल के, तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट 154 वोट आपके पास है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो तो बात की बात है, पहले ही मुझे लगता है कोर्ट ने बड़ी सिंपल बात करनी है और उन्होंने कहना है कि जी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि नून लीग को और इन लोगों को कहना है पीपल्स पार्टी को कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो सदस्य के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए और अपनी अदबी अक्सरियत अगर आपके पास है तो साबित कर लें। तो ये जो एक जमहूरी अमल को की नफी एक अदालती कार्रवाई से करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्टली इनकी हारी हुई ज़हनियत की निशानी है।
वो चौधरी साहब, वो अदालत का तो आप क्योंकि बिल्कुल जाहिर है इस तरह का फैसला अगर आता है कि जी अदालत की इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आपको सूट भी करता है, और आप यहाँ बड़ी हमेशा भी करते हैं अदालतों की, आप हमेशा तकरीम में आपने कमी नहीं दी। मगर अभी रिसेंटली आपकी मैं कल परसों देख रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल की इलेक्शन कमीशन के, वो भी एक अदारा है, आइनी अदारा है, और आपने बड़े सख्त अल्फाज में किया। और मैं देख रहा था एक तबका है मीडिया का जिसने आपके ऊपर ये कहा कि जनाब सफदर साहब, जो शफकत साहब भी है, ये इनके बड़े लिबरल क्रीडेंशियल्स थे मगर ये भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इलेक्शन कमीशन में, क्यों? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो बात समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ही शदीद डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस तरीके से सेनेट का इलेक्शन हुआ। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, गिलानी वाला इलेक्शन की बात नहीं है। अगर आप बच्चा कराची जाएं तो वहाँ भी ये कहानियाँ, और कोटा जाएं तो वहाँ भी वो कहानियाँ, पेशावर में भी कोशिश की गई, इस्लामाबाद में तो हुआ। तो ये एक बड़ी हमें ना बहुत ही ज़हनी धचका लगा, और ख़ास तौर पे इसलिए कि एक रेमेडी गुंजाइश पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, जो फैसला किया था उसके दो हिस्से थे। एक तो हमारी एडवाइस के ऊपर उन्होंने कहा कि नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है 226 के लिए, लेकिन साथ फिर वो उससे आगे बढ़े, और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कोई और तरीका इस्तेमाल करें। ये वोट की जो सीक्रेसी है बैलेट की, ये कोई अनलाह महदूद नहीं है। ये कुछ उन्होंने उसके अंदर गुंजाइश पैदा की कि इसके अंदर, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो उनको रोक सके। तो मैं भी गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला जाके, और हमने जाके रिक्वेस्ट की उनसे कि जी आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि आप कोई बार कोड लगा दें, कुछ कर दें जिसको आप किसी बंदे को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक डिटरेंस होगा उन लोगों पे कि जो खुफिया तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग करके पैसे खा के जिन्होंने ये वोट देना है। तो नहीं माने वो, उन्होंने कमेटी बना दी। तो एक डिसअपॉइंटमेंट सारी पार्टी को, बट एज ए पाकिस्तानी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। और मैंने कोई सख्त अल्फाज की बात नहीं, मैंने कोई जो बुनियादी बात की वो मैं आपके सामने कर देता हूँ कि एतमाद, जो कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो उनके अंदर जो अखलाकी चीज पिन्हा होती है वो एतमाद होता है। जुडिशरी एक ऐसा अदारा है क्योंकि उन्होंने इंसाफ करना है, तो इसलिए उन पे एतमाद होना चाहिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अदारा है कि जिसपे सबको एतमाद होना चाहिए। और हमारी आपका साहब, आपकी सारी बात काट रहा हूँ, आपका एतराज इलेक्शन कमिश्नर पे है या इलेक्शन कमीशन पे है? क्योंकि इसमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि इलेक्शन कमिश्नर तो आपके दौर में, आपकी भी उसके अंदर जाहिर है अप्रूवल शामिल थी, उनकी सिलेक्शन हुई, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि 4 में से 2 लोग 2016 में, और जस्टिस अल्ताफ जो हैं इब्राहिम पंजाब से जो हैं, और मिसेस जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर साहबा, ये भी केपी की जो मेंबर हैं, ये भी 2016 में हुई। और हमने भी देखा कि डस्का के इलेक्शन में यही लोग ज़्यादा वोकल थे अगेंस्ट योर स्टांस। तो ये 2 तो पहले के थे, बाद के 2 आपके दौर के 3 समझ लें इलेक्शन कमिश्नर को मिला के। तो आपका इलेक्शन कमीशन से मसला है या कमिश्नर से मसला है? देखिए, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता, हम तो अदारे से डिसअपॉइंटेड हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो अदारा जो है उस पर एतमाद नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात है सेनेट में, सबसे बड़ी जमात है नेशनल असेंबली में, 3 सूबों में उसकी हुकूमत अपनी है या पार्टनरशिप में है। सो अगर एक इतनी मेजर पार्टी पाकिस्तान की कह रही है कि हमें एक कमीशन पे एतमाद नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक लम्हा फिक्रिया है कमीशन के लिए कि क्यों इस मुकाम पर पहुंचे कि जहां सारी कमीशन पे एतमाद नहीं रहा, और ये अदारा एतमाद पे चलता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप दुनिया जहान में देखें कि जहां जहां इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जो कि बिल्कुल ही बेलाग है और उसके ऊपर कोई वो नहीं है, इवन हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में कभी किसी ने
कोई शिकायत नहीं की। तो अगर यहाँ पे हमें शिकायत है और जेन्युइन शिकायत है और एक मायूसी डिसअपॉइंटमेंट भी है, तो इसलिए जिक्र किया, लेकिन मैंने कोई सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए और मैं ना ही आज कर रहा हूँ। यानी कि इदारे की पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ है? मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस से इख्तिलाफ है। मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी और जो उनके जुमे आईनी एक फरीजा था, आईनी फरीजा तो ये था ना कि वो 218(3) को जरूर बार बार पढ़ें। इतनी क्लियर जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की दी गई है। वैसे माफ कीजिएगा चौधरी साहब, ये इस हमाम में सारे तकरीबन एक ही जैसे हमें तो इसलिए लगते हैं कि जब पिछली दफ़ा 2018 में संजरानी साहब के उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ के अलावा वोट पड़ गए थे, या आपकी पार्टी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के लोगों को आपने कई दफ़ा ATMs को जिनका कोई ताल्लुक नहीं रहता उनको आप जब टिकटें देते हैं, और अभी हाल ही में आपने 3-4 लोग KP से उनको जितवाया, टिकटें भी दी, जो जीते भी आपकी उस पर, उनका ताल्लुक टोबैको लॉबी से है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कैबिनेट का हम देख रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले भी ये कहा है, आज भी उन्होंने कहा है कि जनाब ये 2% जो है, आपको पता है KP में जाली सिगरेट का बड़ा कारोबार है, तो आज भी कैबिनेट में ये कहा गया कि ये 2% जो बनाने वाले हैं सिगरेट वो 98% टैक्स देते हैं। तो इन पे पहले भी आपने कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो वो पॉलिसी फिर बैकआउट कर गई थी। अभी दोबारा इस बात का इरादा किया गया है। अब तो उनके तकरीबन 5 सेनेटर, 1 MNA, एक ही ख़ानदान के जो कि जाली सिगरेट के जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके पीछे हैं, और 1-2 उनके प्रोविंशियल KP में वजीर भी हैं। इतने लोग ATMs उनकी बैठी हुई हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे अब? देखिए जी, मैं हकीकत बताऊं आमिर, मुझे वाकई किसी के बारे में कोई ऐसा इल्म नहीं है, और आप कह रहे हैं मैं आपके पास कोई सबूत होगा, ना मेरे पास सबूत है। ये मेरा सबूत नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिन पॉइंट किया था कि स्वाबे और मर्दान के ये एक पूरा लॉबी है और ये सियासत में भी हैं, और ये उन्होंने काफ़ी हद तक निशानदही कर दी थी, उनके इल्म में है। नहीं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि इस लॉबी में हों, कुछ लोग हो सकता है कि सियासत में भी हों, कोई ज़रूरी तो नहीं कि ये वही लोग हैं जो कि हमारे साथ हैं। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि हमें इंडिविजुअल्स की तरफ जाएंगे तो फिर बड़े सख्त टेस्ट आ जाता है कि जी आपके पास कौन सा सबूत है किसी की कुछ। लेकिन बैसियत मजबूरी तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है ना, कि लोग टैक्स भी बचाते हैं, लोग जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है वो लॉबी भी करती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूद है। ये मैंने कहा आपका फ़ायदा उठाते हैं कि आपके पास 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म के टास्क हैं जो प्राइमरी टास्क हैं। एक ये एजुकेशन का है, और इस वक्त सारे मुल्क में कभी आप बच्चों के हीरो हो जाते हैं, जब जीरो हो जाते हैं, या बच्चे एकदम आपके खिलाफ हो जाते हैं। लेटेस्ट जो है ये कोविड पे आपने जो स्कूलों के मतलब पॉलिसी दी हुई है, पहली बात तो ये है कि बड़ी लोग शिकायत करते हैं कि काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने फीसें एडवांस में ले ली हुई हैं, और वो जो है साथ में कुछ हैं जो कि स्कूल नहीं भी बंद कर रहे। तो क्या करेंगे उनका? देखिए, 2 चीजें हैं आमिर। एक तो ये है कि एज फार एज पॉलिसी मेकिंग इज कंसर्न, वो तो हम सारे सूबों के साथ मिलकर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और हमें मजबूरी के तहत ये स्कूल बंद करने पड़े। ख्वाहिश नहीं थी कि हम स्कूल बंद करें, लेकिन हालात एकदम ऐसे खराब होने शुरू हुए कि उसके बाद और कोई हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो दूसरी बात है कि जहां तक ऑन द स्पॉट रेगुलेशन का ताल्लुक है, और वो मैं ये कहूंगा कि हमारी जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो डायरेक्ट जहां पे हमारी जुरिस्डिक्शन है, तो अगर किसी को इस्लामाबाद में डायरेक्ट शिकायत है इस किस्म की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप हमारे से जरूर राब्ता करें, हम उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उमूमी तौर पे जो पॉलिसी मेकिंग है उसके बारे में अभी 24 को हम दोबारा इंटर प्रोविंशियल मीटिंग करेंगे, NCOC में भी जाएंगे, सारे हालात का जायजा लेंगे, और जो हमने 28 तारीख तक अभी बंद किए हैं इसका आगे देखेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। पे एक क्वेश्चन था
कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्होंने बच्चों को ये कहा हुआ है कि आप यूनिफॉर्म में ना आए, आप घर के कपड़ों में आए। तो ऐसे स्कूल्स के लिए क्या कोई एक्शन है, कोई पॉलिसी आपने बनाई हुई है कि जो 2 हफ्तों के लिए आपने स्कूल्स बंद किए हैं, उनको कहा गया है कि नहीं, ये बंद नहीं होंगे और आपने स्कूल आना है? देखिए, ये सारा ऑब्वियसली स्कूल ये खिलाफ वर्जी है, और अगर आप हमारे नोटिस में कोई स्पेसिफिक स्कूल ले आए सर तो हम है वहाँ पे सर, ये अडियाला रोड पर एजुकेटर्स और इकरा एक स्कूल है, ये बड़े नाम है, इन्होंने स्कूल्स बंद नहीं किए। ठीक है, मैं इनका पता करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, जो जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि आप कितने लोगों को डरा धमका के अरेस्ट करके करते हैं। दूसरा वॉलंटरी कंप्लायंस भी होती है, क्योंकि सबको, वालिदैन को भी पता है कि हालात जो है अच्छे नहीं है, तलबा को पता, अपना तलबा को भी पता होना चाहिए, टीचरों को पता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता है। सर लास्टली मैंने कहा आपसे पूछें कि मैं यकसा निज़ाम पाकिस्तान का वाकई ऑन पेपर, तो अगर ये हो जाए तो इससे सारा तबकाती निज़ाम हमारा वो है, मगर उसका सुनते रहते हैं, सूबे नहीं मानते, रुकावटें हैं, ये खराबी वो खराबी। अब उसका लास्टली क्विकली बता दे जाते जाते क्या स्टेटस है और ये हो पाएगा हमारी जिंदगी में? नहीं, बल्कि अल्लाह आपको बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी दे, लेकिन इतनी लंबी, अभी अगले इंशाल्लाह अगस्त से जो है वो पंजाब में, इस्लामाबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बलूचिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। सिंध जो है वो, उनको कुछ चीज़ों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है, मेरी बातचीत उनसे जारी है, और ये यकसा तालीमी निसाब जो है, इसका खूबसूरती ये होगी कि पहली दफ़ा सारे पाकिस्तान के स्कूल जो हैं वो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे मदारिस हों, चाहे जो भी हो, क्योंकि हमने प्री 1 से लेके 5वीं तक का जो करिकुलम बना लिया है वो उस पर अमल दरामद होगा। बाकी हमने कई कंसेशन दिए हैं, जिसमें हमने कहा है कि अगर हमारी किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो हमारे हिसाब के मुताबिक हो। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कंसेशन हमने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि वॉलंटरी कंप्लायंस भी होगी और हम इंश्योर भी करेंगे। तो तकरीबन 3/4 पाकिस्तान में, तो मुझे लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट इसी साल से हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी में ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया और कहा गया है कि जो बुरी शोहरत के हामिल हैं या जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है उनको फारिग कर दिया जाएगा। इस पे हम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आज अकबर चौधरी साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और सुना कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है, क्या इंसाइट है? जी, अकबर चौधरी साहब का तारुफ ये है कि ये अमेरिका में इमरान खान के करीबी दोस्तों में शामिल हैं, और जब शौकत खानम की फंड रेजिंग की जा रही थी ख़ास तौर पे शुरू में, तो ये हमेशा उनके साथ रहे, इमरान खान को ये ड्राइव अराउंड करते थे, इमरान खान के घर पे भी रहते रहे हैं। तो वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनकी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा आज के जनाब क्या प्राइम मिनिस्टर, पहले उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर एक तो बहुत ज़्यादा अपबीट थे, जाहिर है ये आज जो ये पीपल्स पार्टी की उनकी मुलाकात उसके बाद हुई थी, ये इतलाएँ आ रही थी कि अंदर से दरार पड़ गई है और आसिफ जरदारी साहब ये है, तो वो बड़े, एक तो कहते वो का, दूसरा उनका जी वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको किसी किस्म का फिक्र नहीं है। ये जो उनके जी मैंने बल्कि कही है, जब यहाँ की खबरें सुनते हैं तशवीशनाक कि जी ये हो गया वो हो गया, कहते जी उनके बिल्कुल कोई किसी किस्म की उनको परेशानी नहीं, इज़ वेरी रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा, 2 खबरें दी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा जी एक तो मैं महंगाई के हवाले से जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात का अदराक है कि महंगाई इज़ अ बिग फैक्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर, अंदर 5वें साल का इंतज़ार नहीं करूँगा। अभी ये खबर ये दी उन्होंने कि ये सिर्फ 7.8 बिलियन का रमज़ान का पैकेज नहीं है। अच्छा। वो हम जो है इसके अलावा भी बड़ा कुछ दे रहे हैं।
दूसरी खबर उन्होंने कहा कि जनाब हम अनकरीब जो है एक मैं जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अर्से से आपको पता है आप इंतज़ार करते रहते थे कि जी अब रीशफल की खबरें आती थी, अभी आई। तो मुझे जो चौधरी अकबर साहब के बकौल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो सरकारी मुलाजमीन और वज़रा जिनकी बहुत बुरी शोहरत है और जो काम नहीं कर रहे, फाइनली टाइम आ गया है कि मैं एक मैसिव किस्म की एक, आप उसको रीशफल कह रहे हैं, तब्दीली कह रहे हैं, या एक जा भी सकते हैं जो है अपने ना, ओहदे से। काफ़ी लोग को वो कह रहे हैं हम फारिग कर रहे हैं। अच्छा। और ये अनकरीब होने जा रहा है। ठीक है। अब पहला मेरा उनसे क्वेश्चन, उन्होंने कहा जी, उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे कर रहा हूँ। अब मेरा जो उनसे भी पूछा मैंने, उन्होंने मगर उसके बाद उन्होंने कहा जी कुछ प्राइवेटली बात तो ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कि पर मेरा तजस्सुस है कि महंगाई का सिर्फ 7.8 ये रमज़ान का पैकेज है, तो हर साल आता है, बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए। एक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और यूटिलिटी स्टोर का जो ना निज़ाम हमारा पाकिस्तान का टोटली वो नहीं कर पा रहा, उसके अंदर बेताशा करप्शन है, वो अक्सर खबरें आती हैं माल पानी खाया जाता है। गायब हो जाता और दूसरा है कि इंडिया ने जिस तरह किया हुआ है कि उन्होंने गरीब तबकात के लिए राशन डिपो का, जिस तरह हमारे 1970s में, आप तो पैदा नहीं हुई थी, आपको नहीं पता, हमने देखा हुआ है कि राशन डिपो के ऊपर जो है ना चीनी आटा चावल मिलता था। अच्छा। तो वहाँ पे है, और वहाँ पे भी गरीबों में भी उन्होंने 3-4 तबकात बना दिए हैं। किसी को 2 किलो मिलता है, किसी को 4 किलो मिलता है, किसी को 5 किलो मिलता है, और बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ही सब्सिडाइज में। क्योंकि हम जो ये पैकेज देते हैं ये सारे अमीरों गरीबों के लिए होता है। तो आप स्पेसिफिक, गरीब स्पेसिफिक, जिस तरह के एहसास प्रोग्राम जो है वो गरीब स्पेसिफिक है, अच्छी बात है, मगर उसका बड़ा थोड़ा दायरा है। वो 200-300 बिलियन से पाकिस्तान की फ़र्क पड़ता है, पर उतना नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो गरीबों से ले लिया जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस में अंदर हमारे ऑन पेपर जो 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं कि वो हर एक पे लागू होते हैं, वो गरीब अमीर सब पे लगते हैं, और एक्चुअली वो कहते हैं 80-90% तक है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन जैसा कि इनकम टैक्स वगैरह वो बहुत ही थोड़ी है, वो बिल्कुल चंद % लोग हैं जो कि इनकम टैक्स देते हैं। तो वो इनडायरेक्ट वो डायरेक्टली है, तो शायद टाइम आ गया है उसके लिए। दूसरा, सिर्फ फूड से मसला नहीं होगा हल जो है महंगाई का, ये आपकी यूटिलिटीज़ हैं। और हम तो ख़ास तौर पे आपको पता ही हमेशा कहते थे कि बिजली पानी और ये बिजली और गैस वगैरह के मसले हैं, इनकी अगर आप चोरियां नहीं रोक सकते, और वो आई होप कि वो जो कह रहे हैं कि बंदे बुरी शोहरत वाले निकाले जाएं, यहाँ तो ऑयल वालों की रिपोर्ट आ चुकी हुई है, IPPs वालों का सबको पता है कि ये बजाय इसके कि उनको ओबलाइज करें कि जी उनको 400 बिलियन दिया जा रहा है, और वो जो 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 उनकी ऑडिट कराएं, जो उनकी चोरियां हैं वो भी तो निकलवानी है ना। तो या तो ये चोरियां पकड़ें या इन बंदों को निकालें, मगर उसका कसूर जो है आम लोगों से ना निकलवाएं। तो ये जो मामला ना कि बिजली और गैस की भी कीमत कम करनी पड़ेगी, और पेट्रोल पे भी इनको बहुत ज़्यादा टैक्स जो लिया जाता है, 40-45 रुपए जो टैक्स ले लेते हैं, 40 रुपए से कम करके उसको कम किया जाना चाहिए, उसके बगैर होगा नहीं है। बाकी ये जो सुनते रहते हैं कि रीशफल होगी, फलाना होगी, ये एक तो है ना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो कि शफकत महमूद साहब अब उसकी निगरानी कर रही हैं कि जी वो हम इतने लोगों को प्री बिचौली निकाल देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई पहले तो इम्प्लीमेंट करें ना बिजली। फॉर एग्जाम्पल एक रोटेशन की पॉलिसी बनाई हुई है कि कई लोग हैं पिंडी में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं 15-15 साल से। बिल्कुल वो पॉलिसी हर दफ़ा होता है, मगर लोग सिफारिश करवा लेते हैं और नहीं देते। 15 साल से बैठे हुए यहाँ पिंडी में बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं जिसने जो करना है हमारा कर ले। इम्प्लीमेंटेशन करें, आप अपनी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करें तो पहले तो उसी से फ़र्क पड़ जाएगा। और वो बुरी शोहरत के हैं, पुलिस अफसर हैं, अगली दफ़ा नाम भी ले लेंगे, और 15-15 साल से बैठे हुए हैं, और मगर उनकी कोई किसी का आजम खान वाकिफ है तो कोई किसी का फलाना खान वाकिफ है, और वो निज़ाम चल रहा है। तो ये नहीं है कि अभी देखेंगे कि जो रीशफल होगी, ये जो कह रहे हैं, और वज़रा की कि रीशफल तो अब जो है छोटी बात तो होता नहीं रहता। अब देखिए ना, नहीं हुआ ही नहीं है इसका। तो इन्होंने तो कहा था कि 3 महीने बाद हिसाब होगा, और वो हम देखेंगे जो नॉन परफॉर्मिंग है। दरमियान में आपको याद हो साल पहले सबसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली गई थी, और उसके बाद सब पास हो गए।
तो अब ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल एनर्जी का क्राइसिस हम कहते हैं कि वहाँ पे पिछले 3 साल से नज़र आता है कि इनकी लैप्सेस भी हैं, इनकी नालायकियाँ भी हैं, इनकी चोरियाँ भी हैं, बाबूज भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो वो उनका किसी का नहीं बिगाड़ा गया। फिर जो है रज़ाक दाऊद साहब पे कि वो पावर लॉबीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ गरीब आदमी के लिए नहीं है, वो सब्सिडीज़ को अपोज करते हैं। जब गरीब आदमियों पर लगती होती है, अमीर आदमी को सब्सिडी के हामी होते हैं, तो वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस तरह और उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़े क्वेश्चन हैं, काफ़ी ऑब्वियस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर और भी काफ़ी सारे हैं जिनको नजर आ, जिनकी शोहरत ठीक नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। जो तो रिपोर्ट्स में नाम आते हैं सामने, क्योंकि इससे क्या होता है कि उम्मीद बढ़ जाती है। लोगों को ये होता है कि जी लोग अपने हुक्मरान को आजिज देखना चाहते हैं। लोग पसंद करते हैं कि अगर बजाय इसके गैर कौन सके जी नहीं मैंने बुजदार साहब को नहीं निकालना, लोग अगर कोई हुक्मरान कहेंगे जनाब मैं कोर्स करेक्शन कर रहा हूँ, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और मैं इसकी दुरुस्ती करना चाह रहा हूँ, उससे उम्मीद बन जाती है उनके अपने वोटर की भी और मुखालफिन के भी थोड़ी सी जुबान बंद होती है और लोगों को लगता है कि कुछ होने वाला है। ये जो जिद लगा ली जाती है ना कि नहीं मैं जी बड़ा दोस्तों का दोस्त और मैंने कह दिया है, तो ये एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है जिसकी प्राइम मिनिस्टर जो है अपने माजी में नवाज शरीफ पे ये तनकीद की जाती है। मानते तो हैं वज़ीर आज़म साहब के हमसे गलतियां हुई हैं? नहीं, गलतियां बोल तो बड़ा कम मानते हैं। दूसरा जो मानते हैं तो उसका तदराक नहीं करते हैं। तदराक अभी तक नहीं आया, अभी तक 2.5 साल से हम सुन रहे हैं। और मेरे नहीं ख्याल है इवन नवाज शरीफ आसिफ जरदारी ने बेतसवा दफा तो था कि एक रीशफल होती थी, एक रिवैम्पिंग होती थी ब्यूरोक्रेसी की। ये 2.5 साल में का इनकी इतनी गलतियां हैं कि काफ़ी सारी अपोजिशन की इतनी गेन नहीं है जितना इनका लॉस है, पर कोई तदराक नहीं हुआ, कोई अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, किसी को निकाला नहीं गया। यहाँ बिलियंस के घपले खत्म हो गए हैं। तो देखेंगे, लेट्स सी। नाम तो आती रहती है लेकिन एक्शन आगे फर्दर नहीं होता। इंशाल्लाह हम लेट्स होप कि इस पे आगे एक्शन भी हो। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।